दोस्तों, एक बार मैं फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हम अपने लेक्चर की स्टार्टिंग करने वाले हैं बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रोकैरियोटिक सेल्स। बस इससे पहले हम जो लेक्चर्स है उसमें ये समझ चुके हैं कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो टू टाइप्स की सेल से मिलकर बने होते हैं, या तो वो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होंगे या यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होंगे। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें मेजोरिटी क्या आती है, हमारे बैक्टीरिया आते हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर कौन आते हैं, एनिमल्स आते हैं, प्लांट आते हैं। यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स भी दो टाइप की होती है, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। खैर हमें बात इस टाइम यूकैरियोटिक सेल्स की नहीं करनी है, आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपने प्रोकैरियोटिक सेल्स को। तो बच्चों को ज्यादा ना जाया करते हुए अपने लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं इसके बहुत से एग्जांपल्स हैं। उनके कुछ एग्जांपल मैंने पीछे बोर्ड पर लिखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। बच्चों हमें इनके एग्जांपल को अभी अंडरस्टैंड नहीं करना है। अब इस एग्जांपल इस तौर पे नहीं है कि कभी आपसे कोई पूछे कि भाई जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में तुमने पढ़ लिया तो बताओ कि कौन कौन ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होती है। तो उसके एग्जांपल आप याद करेंगे, पीपीएलओ, प्ल्यूरो निमोनिया लाइक, पर्पल प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक, इसी तरह हमारा एक और है माइकोप्लाज्मा, आर्किबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक बच्चों, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं ये 10 टाइम स्मॉलर होती हैं किससे, यूकैरियोटिक सेल से, यानी कि 10 गुना छोटी होती है एक यूकैरियोटिक सेल से, और ये फास्टली डिवाइड करती हैं। मतलब एक बात बताएं, हमारी यूकैरियोटिक सेल्स इनकी बैक्टीरिया की सेल से 10 गुना बड़ी है। अब बड़ी चीजें डिवाइड करने में ज्यादा वक्त लगाएंगे या छोटी चीजें डिवाइड करने में ज्यादा वक्त लगाएंगे? जाहिर सी बात है, बड़ी चीजों में डिवीजन जब होगा, जब बड़ी चीजें, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोर्ड से समझाऊं कि फॉर एग्जांपल एक बड़ी सेल है और एक छोटी सेल है, इसे डिवाइड करके दो सेल बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा या इसे डिवाइड करने में इसे डिवाइड करके दो सेल बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा? ऑब्वियसली इसे डिवाइड करके दो सेल बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है वो 24 आवर्स में, 24 घंटे में डिवाइड करती है, जबकि बैक्टीरियल सेल्स 20 मिनट्स में डिवाइड कर देती है। तो कितना बड़ा फर्क है। तो हमें समझ में आया बेसिक के अंदर कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है वो 10 टाइम्स बिगर होती है, बड़ी होती है, या ऐसे कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है वो 10 टाइम्स शॉर्ट होती हैं, कम होती हैं। किससे? हमारी यूकैरियोटिक सेल्स से 10 गुना छोटी हैं यूकैरियोटिक सेल्स से प्रोकैरियोटिक सेल्स, इसलिए वो फास्टली डिवाइड करती हैं, तेजी से वो गुणन करती हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अपने लेक्चर में जो मैंने बोर्ड पे लिखा उससे मैं आपको अंडरस्टैंड कराता हूँ। देखो बच्चों, किसी भी एक बैक्टीरिया के अंदर मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया, स्पेशली जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके अंदर बैक्टीरिया में क्या पाए जाते हैं, 3 टाइप्स के आउटर मोस्ट लेयर होती है बैक्टीरिया के ऊपर। सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसका नाम, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है किसकी बनी होती है, ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो आप ग्रीन कलर की देख रहे हैं ये आउटर मोस्ट लेयर बनाई है मैंने बैक्टीरिया के ऊपर, जिसका नाम क्या है, जो बनी होती है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स कार्बोहाइड्रेट का एक कोट होता है। ठीक, जो इसका काम क्या है, यानी कि अगर बैक्टीरिया के सबसे आउटर मोस्ट लेयर की बात करूं तो आउटर मोस्ट लेयर जो है हमारे बैक्टीरिया की, इसका काम ये होता है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। प्रोटेक्शन यानी कि बचाती है, किससे, होस्ट के इम्यून सिस्टम से। अभी समझते हैं होस्ट का इम्यून सिस्टम क्या है। होस्ट मतलब फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस को हम अपने ले लेते हैं। अक्सर जब हम कोरोना कोविड के दौर में गुजर रहे थे तो हमसे कहा जाता था कि भाई अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ। इम्यूनिटी बढ़ाने को क्यों कहा जाता था, आखिर इससे होता क्या है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। हमें जब भी कोई बाहर से कोई भी ऑर्गेनिज्म आता है, ठीक है ना, कोई भी वायरस हो, कोई भी बैक्टीरिया जो हमें डिजीज कॉज करता है, हमें बीमार करता है, तो उससे हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होती हैं जो कि लड़ती हैं। और नाम मैं बताऊं तो टी सेल्स, बी सेल्स, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, इसे डिटेल में आप इंटर क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, तो टी सेल्स, बी सेल्स उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाती है। मतलब इम्यून सिस्टम क्या होता है समझे, बाहर से कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस जैसे हमारी बॉडी में घुसता है तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स है जैसे टी सेल्स, बी सेल्स, वो एक्टिव हो जाती हैं, और ये टी सेल्स, बी सेल्स एक्टिव होके उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से, वायरस से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है, और वो एंटीबॉडी उन पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस को मारने का काम करती है, जिससे हम बीमारी से बच जाते हैं। तो ये इम्यून सिस्टम होता है। लेकिन एक बात बताओ, अगर एक बैक्टीरिया हमारी बॉडी में घुस रहा है और अपने आप को पूरा पैक करके, अपने आप को छुपा के घुस रहा है, वो इस तरह घुस रहा है कि हमारे इम्यून सिस्टम को पता ही ना चले कि हमारी बॉडी में कुछ घुसा भी है, कुछ बैक्टीरिया आया भी है, तो क्या बताओ, क्या हम बच पाएंगे बीमारी से उस? तो इसी तरह ये जो हमारा आउटर मोस्ट लेयर होती है जो ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है, जो कार्बोहाइड्रेट की कोट है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है होस्ट के इम्यून सिस्टम से। मतलब होस्ट कौन है, फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया, ये मुझे बीमार कर रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है बैक्टीरिया बीमार कर रहा है, मैं अंदर घुसने वाला है,
तो मैं इसका क्या हूं, होस्ट हूं, इसका मैं क्या हूं, होस्ट हूं। जैसे मेरे फॉर एग्जांपल इसके पास आउटर मोस्ट लेयर क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स है प्रेजेंट इसके पास, तो ये क्या करेगी, मेरे अंदर घुसेगा है बैक्टीरिया और मेरे इम्यून सिस्टम को पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह इसने मेरे इम्यून सिस्टम को क्या करेगा, जब पता ही नहीं चलेगा तो वो एंटीबॉडी कहां से बनाएगा और हम क्या होंगे, बीमार पड़ जाएंगे और अच्छे खासे बीमार पड़ जाएंगे। तो आउटर मोस्ट लेयर बैक्टीरिया के अंदर जो ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है, ये क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है होस्ट के इम्यून सिस्टम से। अब बच्चों देखो, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसके आधार पर जो ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है, इसके आधार पे जो ऑर्गेनिज्म होंगे मतलब दो टाइप्स में बढ़ जाएंगे, सेल एनवेलप दो टाइप के हो जाएंगे। कैसे, अब देखें, ग्लाइकोकैलिक्स है, ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है अगर ये लूजली पैक है, मतलब लूजली है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया की क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ब्लैक वाली, रेड वाली सेल वॉल है, और इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर थर्ड लेयर यानी कि आउटर मोस्ट लेयर क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स है। अगर ये लूजली पैक्ड है, जैसे कि मैंने यहाँ बना रखा है लूजली, तो इसे हम कहेंगे स्लाइम लेयर। तो इन तीनों लेयर को मिला के क्या कहेंगे, स्लाइम लेयर, क्या कहेंगे, स्लाइम लेयर, ठीक। ये प्रिवेंट करती है किसके, वाटर से और आयरन से, मतलब लॉस करने से, मतलब फॉर एग्जाम्पल किस एक बैक्टीरिया के अंदर से वाटर और आयरन लॉस ना हो, उससे बचाती है कौन सी, स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर कब कहेंगे, तीनों लेयर को मिला के क्या कहते हैं, हम सेल एनवेलप कहते हैं। इसे सेल मेम्ब्रेन को, सेल वॉल को और ग्लाइकोकैलिक्स को, तीनों को मिला के क्या कहते हैं, सेल एनवेलप कहते हैं। अगर सेल एनवेलप के अंदर जो आउटर मोस्ट लेयर है वो लूजली पैक है तो इसे स्लाइम लेयर कहा जाता है, ठीक है। और ये प्रिवेंट करती है, बचाती है किससे, वाटर और आयरन लूज से, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर वाटर और आयरन को निकलने से बचाती है, ठीक। इसी तरह अगर हमारी जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो टफ है, मतलब कठोर है, मतलब मोटी है, लूजली पैक नहीं है, तो इसे हम कहेंगे कैप्सूल। यानी कि अब ये तीन जो एनवेलप मिलकर क्या बनाएंगे, कैप्सूल बनाएंगे, और ये हेल्प करेगी प्रोटेक्शन से किसके, होस्ट के इम्यून सिस्टम से। तो ये समझ में आ गया आपको, ग्लाइकोकैलिक्स अगर लूजली पैक्ड है तो स्लाइम लेयर कहेंगे, टाइटली पैक्ड है तो कैप्सूल कहेंगे, और अगर लूजली पैक्ड है तो ये बचाएगी किससे, वाटर से और आयरन लूज से बैक्टीरिया के अंदर से, अगर ये टाइटली पैक्ड है तो ये हेल्प करेगी प्रोटेक्शन से किसके, होस्ट के इम्यून सिस्टम से। तो ये बात हो गई हमारी आउटर मोस्ट लेयर की। आउटर मोस्ट लेयर की जब अंदर जाएंगे तो क्या आएगी, सेल वॉल आएगी। यानी कि अगर ये जो ग्रीन वाली लेयर है जिसे हम कह रहे हैं आउटर मोस्ट लेयर, इसके अंदर कौन सी है, रेड कलर की मैंने लेयर बनाने की, जिसे हम कह रहे हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं इसे हम, क्या कहते हैं, सेल वॉल। देखो सेल वॉल, तो सेल वॉल क्या होती है, रिजिड होती है, रिजिड मतलब कठोर होती है। सेल वॉल का मेन फंक्शन होता है शेप प्रोवाइड करना किसी भी बैक्टीरिया या किसी भी सेल को। सेल को जो एक शेप होता है जो प्रोवाइड करती है वो सेल वॉल प्रोवाइड करती है। तो सेल वॉल रिजिड होती है, ये करती है, प्रोवाइड करती है शेप, ठीक, एंड एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। दिस इज एक्सेप्शन, दिस इज एक्सेप्शन, याद रखें। जो ये एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो माइक्रोप्लाज्मा होता है, कौन, माइक्रोप्लाज्मा, ये है तो एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये कैसा होता है, ये सेल वॉल एब्सेंट इसके अंदर होती है। तो एब्सेंट होती है सेल वॉल इन माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है ना, इसीलिए इसे कहते हैं प्लियोमॉर्फिक नेचर कहा जाता है, इसलिए हम इसे कहते हैं प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी शेप को बदलते रहते हैं उन्हें प्लियोमॉर्फिक कहा जाता है। और माइक्रोप्लाज्मा क्या है, एक प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म है, बिकॉज इनके पास सिर्फ सेल वॉल है, मतलब सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, वो अपना शेप चेंज करती रहती है, जिसकी वजह से हमारी माइक्रोप्लाज्मा का एक फिक्स शेप नहीं होता। तो ये बात आपको याद रहेगी सेल वॉल के अंदर। तो सेल में जहां जिसका जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखवाते चल रहा हूँ, ठीक है ना। एंड इसके साथ क्या करती है, प्रिवेंट करती है बैक्टीरिया फ्रॉम बस्टिंग एंड कोलैपिंग। सेल वॉल के हमने कितने वर्क पढ़े, सेल वॉल का फर्स्ट वर्क, ये प्रोवाइड करती है शेप, एक आकार देगी किसको, बैक्टीरिया को, ये किसी भी सेल को, ठीक है, जिनमें सेल में प्रेजेंट होगी। एब्सेंट इन माइक्रोप्लाज्मा, यानी कि जो सेल वॉल होगी एब्सेंट नहीं होगी माइक्रोप्लाज्मा में, जिसकी वजह से माइक्रोप्लाज्मा को प्लियोमॉर्फिक कहा जाता है, मतलब ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है, ठीक। इसके अलावा हमने तीसरा का फंक्शन पढ़ा है सेल वॉल का, प्रिवेंट करती है बैक्टीरिया को किससे, फ्रॉम बस्टिंग एंड कोलैपिंग। बस्टिंग मतलब फटने से, कोलैपिंग मतलब सिकुड़ने से, फटने से और सिकुड़ने से बचाएगी किसको, हमारे बैक्टीरिया को। तो ये हो गए सेल वॉल के काम। इसके बाद इसके और अंदर चलते हैं, हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मोलेमा भी कहा जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन पढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है, हमारे सेल वॉल की तरह रिजिड नहीं होती, यूनिवर्सल होती है, मतलब दुनिया की हर सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ऐसी कोई सेल नहीं हो सकती जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट ना हो।
ये क्या होती है, इसका मतलब यूनिवर्सल होती है, ठीक है ना। सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल का बच्चों मतलब क्या है, यानी कि एक सेल है, फॉर एग्जाम्पल नहीं, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, एक सेल है, ये सेल की आउटर मोस्ट लेयर इस टाइम सेल मेम्ब्रेन है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसमें ऊपर से फॉर एग्जांपल ये कोई मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल इसको इसके अंदर भेजना चाहो, वैसे जाएगा नहीं, इतना ये छोटा है, खैर एग्जांपल के लिए हम समझा रहे हैं। तो ये फॉर एग्जांपल कोई मॉलिक्यूल है, ये हमारा बैक्टीरिया है, ठीक है ना। इसमें जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब ये आराम से इसे नहीं जाने देगी। सेल मेम्ब्रेन जो मन जिसके लिए उसका मन खोलने का चाहे, मतलब फॉर एग्जांपल वो अपनी मर्जी से कुछ आयंस को आने देती है और अपनी मर्जी से, मतलब कोई ऐसे धड़ाके से सेल के अंदर घुस नहीं सकता। सेल मेम्ब्रेन कहेगी भैया नहीं, मैं तो नहीं जानती, जाओ। या फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन फॉर एग्जांपल कोई मॉलिक्यूल से लगा के हाँ ये सेल में अंदर आने के लायक है तो उसे बुला लेगी। जो उसे लगा कि नहीं ये सेल के लिए भाई हानिकारक है, भाई ये सेल के मतलब बैंड बजा देगा, तो इस उसे नहीं जाने देगी। यानी कि हर किसी को एंटर नहीं करने देगी सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर। सेल मेम्ब्रेन इसका मतलब क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल है, हर मॉलिक्यूल को सेल के अंदर नहीं जाने देती, वो कुछ ही मॉलिक्यूल को सेल के अंदर जाने देती है, ठीक। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होगी, सेलेक्टिवली परमिएबल हो गई और इंटरेक्ट करती है विद द आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब तो जो सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल आएगा अंदर घुसा देगी, उसे मतलब ही नहीं है आउटसाइड वर्ल्ड से। लेकिन जो हमारी सेल मेम्ब्रेन क्या सेलेक्टिव परमिएबल है, वो क्या करेगी, रुको पहले चेकिंग करूं मैं, देखूंगी तुम अंदर जाने लायक हो कि नहीं हो, तो फिर अगर वो लगेगी, उसे लगेगा हाँ ये अंदर जाने लायक है, सेल में कुछ तहलका नहीं मचाएगा तो अंदर आने देगी। या अगर उसे लगा कि सेल के लिए हानिकारक है तो उसे वहीं रहने देगी। यानी कि वो आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर रही है, बातचीत कर रही है, ठीक है ना, समझ लीजिए। जबकि सेल वॉल क्या हो तो क्या, अब ये सब चले जाओ, सब चले जाओ। इसलिए कहा जाता है सेल वेल सिलेक्टिवली परमिएबल होती है और इंटरेक्ट करते हैं विद द आउटसाइड वर्ल्ड, आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो ये फंक्शन हो गए सेल मेम्ब्रेन के। अब क्या होता है बच्चों, सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके एक्सटेंशन से, एक्सटेंशन फॉर एग्जांपल एक्सटेंशन में समझाऊं तो कोई रस्सी है, वो अंदर की तरफ मुड़ जाए या बाहर की तरफ मुड़ जाए, ये सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से, अंदर की तरह सेल के अंदर की तरफ फोल्डिंग होने से कुछ क्योंकि हमारा प्रोगेटिव ऑर्गेनिज्म और जो हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन एब्सेंट होता है, तो क्या होता है हमारे, क्या होता है सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से या एक्सटेंशन से कुछ ऑर्गन मतलब कुछ फंक्शन क्या कहते हैं, एक तरीके से कुछ ऑर्गन्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। जैसे हमारा मीसोसोम हो गया, हमारा क्रोमेटोफोर हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे फ्लैजिला। खैर हम बात करते हैं शुरुआत से। जो मीसोसोम होती है, मीसोसोम का फंक्शन देखें, ये कैसे बनी है। मीसोसोम क्या हुआ है, हमारे सेल मेम्ब्रेन ने अंदर की तरफ इनफोल्डिंग होने से, अंदर की तरफ क्या होने से, इनफोल्डिंग होने से क्या बनता है, हमारा मीसोसोम बनता है। अब मीसोसोम की तीन शेप हो सकते हैं, या तो मीसोसोम वेसिकल हो सकती है, या ट्यूब्यूलर हो सकती है, या लेमेली हो सकती है। मतलब अगर हमारे इस तरीके से हमारा जो इनफोल्डिंग है वो गोलाकार में हुआ है, सर्कुलर हुआ है तो वेसिकल होगा, अगर लंबा लंबा हुआ है तो ट्यूब्यूलर होगा। अगर लैमिला जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसने एक्सटेंशन यू यू करा है, इस तरीके से, फॉर एग्जांपल इस तरीके से यू यू, इस तरह से इनफोल्डिंग किया है अपने आप को अंदर की तारीफ, तो उसे कहेंगे लैमिला कहेंगे। मीसोसोम का फंक्शन क्या होता है समझते हैं। मीसोसोम का मेन फंक्शन होता है रेस्पिरेशन में हेल्प करना, किसको, बैक्टीरिया को। इससे अदर ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करती है, सेल वॉल को बनाने में ये क्या करते हैं, मीसोसोम हेल्प करता है। मतलब एक बात बताओ, सेल वॉल है, अंदर से कुछ मटेरियल बाहर जाएगा, जब तो सेल वॉल बनेगी तो बाहर ले जाने में सेल से कौन हेल्प करता है, हमारा मीसोसोम हेल्प करता है। और सिक्रीशन में हेल्प करता है, यानी कि कुछ भी चीज अगर सेल से बाहर निकालनी हो तो सिक्रीट करनी हो, बाहर निकालनी हो, तो उसमें भी मीसोसोम हेल्प करता है। और डीएनए रेप्लिकेशन में, मतलब डीएनए की डबल करने में भी सेल मेम्ब्रेन ही, रेप्लिकेशन मतलब डबल करना, डीएनए का दुगना होना। फॉर एग्जांपल ये एक डीएनए था, इसने अपने आप को 2 डीएनए में कन्वर्ट कर लिया, दिस इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है ना। तो डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है कौन, मीसोसोम। तो ये मीसोसोम के फंक्शन थे। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से ही बनता है हमारा क्रोमेटोफोर। सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से या इनफोल्डिंग से ही क्या बनता है, क्रोमेटोफोर बनता है। क्रोमेटोफोर का मेन वर्क क्या है, इसके पास पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। पिगमेंट मतलब वर्णक, पिगमेंट का मेन वर्क होता है कलर प्रोवाइड करना, कलर देना। पिगमेंट्स जिन क्या कहते हैं कलर प्रोवाइड करना होता है, ठीक। जो क्रोमेटोफोर है जो कि इनफोल्डिंग से बनता है सेल मेम्ब्रेन की,
वो अक्सर उन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब सनलाइट की प्रेजेंट में अपना फूड का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है, सनलाइट की प्रेजेंट में अपने फूड का प्रोडक्शन करता है। तो साइनोबैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होता है, जिसपे कुछ पिगमेंट्स होता है। क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं, कलरफुल पिगमेंट जो कि कलर भी प्रोवाइड करते हैं और फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारे क्रोमेटोफोर का फंक्शन। इसी तरह हमारे क्या होता है, हमारे जो क्या होते हैं, हमारे जो सेल मेम्ब्रेन होता है इससे अटैच होते हैं राइबोसोम्स, किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर, जो कि कैसे होते हैं, 70S होते हैं। 70S 80S क्या होता है, मतलब यूकैरियोट्स में 80S होते हैं, प्रोकैरियोट में 70S होते हैं। ये क्यों होते हैं, 70S क्या है, ये हम बात करेंगे तो हम यूकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक, अभी इतना समझ लीजिए, जो हमारे राइबोसोम होते हैं प्रोकैरियोट्स में 70S प्रेजेंट होते हैं। इससे अदर हमारी जो सेल मेम्ब्रेन के ही एक्सटेंशन से, देखिए सब कुछ सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से ही हो रहा है, तो सेल मेम्ब्रेन के ही एक्सटेंशन से क्या बनते हैं, फ्लैजिला बनती है। क्या बनती है, फ्लैजिला बनती है। याद रखें, सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से क्या बनती है, फ्लैजिला बनती है। फ्लैजिला के अगर हम स्ट्रक्चर देखें, फ्लैजिला की अगर स्ट्रक्चर देखें तो फ्लैजिला कैसी होती है, 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। मैं क्लोजअप करके दिखा रहा हूँ। देखिए सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, ये क्या है, ये आउट जो सेल मेम्ब्रेन का आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये जो हम यहाँ देख रहे हैं ये फिलामेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, फिलामेंट। ठीक, इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, बेसल बॉडी होती है। क्या होती है, बेसल बॉडी होती है। और बीच में क्या होता है, हुक। हुक का काम होता है फिलामेंट और बेसल बॉडी को अटैच करना। तो ये होता है किसका, हमारे एक फ्लैजिला का स्ट्रक्चर। फ्लैजिला में क्या होता है, अंदर बेस में क्या होगी, बेसल बॉडी होगी, और बॉडी के बाहर क्या होगी, हमारा फिलामेंट होगा, और बीच में क्या होगा, हुक होगा। ये हुक जो हुक होता है फिलामेंट और बेसल बॉडी को अटैच कर देता है, और इस तरह हमारा फ्लैजिला बनती है। जो फ्लैजिला जो होती है उनका जो फॉर्मेशन होता है, वो जो फ्लैजिला होती है प्रोकैरियोट में फ्लैजिलिन प्रोटीन की बनी होती है। कौन सी प्रोटीन की, फ्लैजिलिन प्रोटीन की प्रोकैरियोट्स बनी होती है। अगर यूकैरियोट्स की फ्लैजिला की बात करें तो यूकैरियोट्स की फ्लैजिला में जो होती है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स की बनी होती है। फ्लैजिला का मेन काम होता है मोटिलिटी प्रोवाइड करना, यानी कि चलने फिरने में हेल्प करना, किसको, बैक्टीरिया को। गति करने में हेल्प करना, किसको, बैक्टीरिया को। ये उन्हीं बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है फ्लैजिला जिन बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया मोशन करते हैं। जो बैक्टीरिया मोशन ही नहीं करते उन्हें क्या जरूरत फ्लैजिला की। ठीक, तो ये बात हो गई हमारी किसकी, फ्लैजिला की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इसके कुछ जैसे फॉर एग्जांपल इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, ये मेम्ब्रेन लेस होती है, मतलब ये क्या, जैसे जो हमारी सेल होती है प्रोकैरियोटिक्स, इसमें कुछ जो रिजर्व फूड होता है, यानी कि जो बचा खुचा खाना होता है, एक तरीके से अगर बात करें अपनी लैंग्वेज में, जो बचा खुचा खाना होता है वो स्टोर हो जाता है एक जगह, उससे बनती है हमारी क्या, इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी मेम्ब्रेन लेस होती है, मतलब इनके पास कोई अराउंड में कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है ना, नहीं होती। ये ऐसी होती है कि जब फॉर एग्जांपल कुछ भी फूड मटेरियल है, वो जो रिजर्व फूड मटेरियल है, रिजर्व मतलब बचा कुचा जो भी है, वो इकट्ठा जो हो जाता है और क्या बना लेता है, इंक्लूजन बॉडीज बना लेता है। अब इंक्लूजन बॉडी काफी टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये फॉस्फेट को क्या करिए, अगर फॉस्फेट एक जगह इकट्ठा हो रहा है और कुछ क्या बना रहा है, इंक्लूजन बॉडी बना रहा है, तो फॉस्फेट क्या कहता है, फॉस्फेट ग्रैन्यूल कहेंगे। अगर हमारा सेल के अंदर जो हमारा ग्लूकोज है या ग्लाइकोजन है, जो ग्लूकोज है एक जगह इकट्ठा हो रहा है, तो इकट्ठा होकर जो बनाएगा उसे कहेंगे ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। ठीक, इसी तरह अगर पिगमेंट्स जो हमारे पिगमेंट्स जो होते हैं सेल के अंदर, अगर वो एक जगह इकट्ठा होकर कुछ बना इंक्लूजन बॉडी बना रहे हैं, तो इस वाली इंक्लूजन बॉडी को कहेंगे हम क्या, साइनोफिशियन ग्रैन्यूल कहेंगे। खैर वो मैंने यहाँ लिखा भी नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है आपके 11th पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, इसी तरह हमारे कुछ गैस वैक्यूल्स भी होते हैं, हम उसकी बात नहीं करेंगे। फिर हमने यहाँ पे सिर्फ दो नाम लिखे हैं, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। फॉस्फेट ग्रैन्यूल जो फॉस्फेट को क्या करेगा, एक तरह का स्टोर करेगा रिजर्व फूड के रूप में, एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल जो ग्लाइकोजन को या ग्लूकोज को क्या करेगा, एक जगह इकट्ठा करता है, वो क्या करेगा, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल। और दो ही मैंने यहाँ इंक्लूजन बॉडीज बनाई हैं। तो इंक्लूजन बॉडी क्या होता है, रिजर्व फूड को एक जगह इकट्ठा करते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा जो रिजर्व फूड होता है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिससे क्या बनती है, हमारी इंक्लूजन बॉडी बनती है, जैसे कि फॉस्फेट ग्रैन्यूल एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। ठीक, इससे अगर हम बात करते हैं, हमारी दो चीज और बच गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कौन है, जो बैक्टीरिया का मेन जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है ना, तो हम बात करते हैं सबसे पहले डीएनए की, मतलब मेन जेनेटिक मटेरियल की। हम इससे पहले बेसिक लेक्चर में बात कर चुके हैं, जो बैक्टीरिया होता है इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके अराउंड क्या नहीं प्रेजेंट होता, इसके अराउंड हमारा न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट नहीं होती, जिसकी वजह से इसे हम कहते हैं फॉल्स न्यूक्लियस भी कहा जाता है। ठीक, इसमें न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट नहीं होते। फिर ये एक जगह कैसे बना रहता है,
मतलब जैसा कि हम यूकैरियोट्स में बात करें, यूकैरियोट में सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है और एक ही जगह ये स्थिर रहता है। ऐसा नहीं होता कि पूरी सेल में घूमता फिर रहा है डीएनए हमारा, ऐसा नहीं होता। इसी तरह हमारे जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इसमें भी जो हमारा डीएनए है ऐसी पूरी सेल में ऐसी पड़ा नहीं रहता। इसमें क्या होता है, ये इसके जो हमारा डीएनए होता है ये क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, किसकी वजह से, क्योंकि इसके अंदर फॉस्फेट प्रेजेंट होता है डीएनए के अंदर, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज होता है। एंड जो हमारा प्रोटीन्स होते हैं इस पर जो डीएनए से जो हमारा बैक्टीरिया का डीएनए होता है इस पर कुछ प्रोटीन्स अटैच होते हैं जो कि होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अब जाहिर सी बात है, एक बात बताओ, ये फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये हमारा प्रोटीन है डीएनए, तो जाहिर सी बात है इससे आके चिपकेगा, सही बात है। और ये इसे अपनी जहां पे ये पॉजिटिव चार्ज है उस जगह से इसे हिलने भी नहीं देगा, बिकॉज ये अंदर अट्रैक्ट कर रहा है। इसी तरह हमारे जो हमारा डीएनए होता है क्या होता है, जो हमारा बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल होता है इसके अराउंड क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होती हैं जो कि इसे एक जगह बांधे रखती हैं और जिस जगह का उस और क्या फॉर्मेशन बनाती है और एक जगह बांधे रहती है और उस एरिया को कहा जाता है, जिस एरिया में हमारा जो जेनेटिक मटेरियल रहता है बैक्टीरिया का, उसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक, जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल काफी नामों से जाना जाता है, जैसे न्यूक्लियोइड, जीनोमिक डीएनए, जीनोफोर, सिंगल क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया और सर्कुलर डीएनए, बहुत सारे नामों से हमें जाना जाता है। खैर मैं यहाँ पे दो नाम लिखे हैं, न्यूक्लियोइड कह सकते हैं हम, जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया का, इसे या कह लो मेन जेनेटिक मटेरियल कह लें आप, या सर्कुलर डीएनए कह लें। ठीक, तो इन नामों से इन्हें जाना जाता है। अब क्या होता है, हमारे बैक्टीरिया के अंदर, कुछ बैक्टीरिया के अंदर हमारा जो बैक्टीरिया का जो मेन जेनेटिक मटेरियल होता है उससे अलग एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसे हम कहते हैं, एक एक्स्ट्रा हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। क्या कहते हैं हम इसे, प्लाज्मिड कहते हैं, किधर बच गए, प्लाज्मिड। ठीक, प्लाज्मिड क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है और सर्कुलर डीएनए होता है। देखो डबल स्टैंड, एक स्टैंड ये रहा और एक स्टैंड ये रहा, ये एक स्टैंड ये रहा और एक स्टैंड ये रहा, डबल स्टैंड हो गया, सर्कुलर गोल हो गया और क्या है, डीएनए तो है। और इस डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए जिसको हम प्लाज्मिड कह रहे हैं, इसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहा जाता है, यानी कि क्रोमोसोमल डीएनए से एक्स्ट्रा डीएनए, यानी कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहा जाता है। इस पे पास प्रेजेंट होता है ओराई मतलब ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, जहां से डीएनए डबल होना स्टार्ट होता है, इसके पास होता है। ये क्या होता है, इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेशन कर सकता है। अब याद रखें, इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेशन मतलब एक तो हो गया कि बैक्टीरिया आपस में दो बैक्टीरिया बना रहे हैं, मतलब उनके बीच में डिवीजन होगा तो जितने भी उसके अंदर जो भी है वो सब डबल हो जाता है। ठीक, लेकिन हमारा जो प्लाज्मिड है ये इंडिपेंडेंटली क्या करता है, डीएनए रेप्लिकेशन करता है, इंडिपेंडेंटली अपने जैसे एक और कॉपी बना लेता है। इसके लिए डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया, ये एक प्लाज्मिड दूसरा बना लेगा, ये तीसरा बना लेगा, तो इस तरह अपने आप को इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेशन करता है, खुद ही अपने आप को ग्रहण कर लेता है। ये इसके लिए बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंड ये हमारा नहीं होता। हमारे बैक्टीरिया के अंदर जिसका नाम है पिलाई, क्या होता है, पिलाई आप देख रहे हैं, इसका काम मोटिलिटी प्रोवाइड करना नहीं है, याद रखें। जैसे फ्लैजिला का काम क्या था, मोटिलिटी प्रोवाइड करना, गति करने में हेल्प करना, किसको, बैक्टीरिया को। पिलाई का काम मोटिलिटी प्रोवाइड करना नहीं होता, इसका काम क्या था, डू नॉट प्रोवाइड मोटिलिटी, यानी कि ये मोटिलिटी या ये चलने फिरने में हेल्प नहीं करेगी। ये क्या करेगी, मेड पिल्लिन प्रोटीन। सबसे पहले तो कौन सी प्रोटीन की बनी होती है, पिल्लिन प्रोटीन, पिलाई पिल्लिन प्रोटीन, सिंपल सी बात है। एंड हेल्प इन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब समझो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इधर बना के दिखाता हूँ, ये एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, ये इस बैक्टीरिया क्या है, पिलाई है। ये पिलाई क्या करेगा, ये बैक्टीरिया इसमें डाल देता है दूसरे बैक्टीरिया के अंदर और अपना जो इसका जो प्लाज्मिड है इसके जरिए ट्रांसफर कर देता है इसके अंदर, यानी कि यहाँ से जेनेटिक मटेरियल चला गया इसके पास, इसे कहते हैं कॉन्जुगेशन। तो इसे कहते हैं क्या, कॉन्जुगेशन, जो किसके हेल्प से करता है, बैक्टीरिया पिलाई की हेल्प से करता है, ये कह सकते हैं ये। ठीक, इससे अदर क्या होता है, पिलाई से अदर क्या होता है, हमारे जो बैक्टीरिया उसमें हेयर लाइक्स, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, क्या होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फिमरी। फिमरी क्या होता है, ये भी मोटिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। ये जो आपको छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर मतलब जो हमारे दांत मारने वाले ब्रश के अंदर जो आते हैं वैसे स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इसका भी काम मोटिलिटी प्रोवाइड करना नहीं है। ये भी कोई गति करने में हेल्प नहीं करेगा बैक्टीरिया को। ये ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रोवाइड करते हैं ग्रिप मतलब आपने देखा होगा जो टायर होते हैं गाड़ी के, उसके अंदर क्या होते हैं, ऐसे छोटे छोटे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। क्यों होते हैं, ताकि जमीन जो हमारी सड़क है उससे ग्रिप बनी रहे, मतलब उससे वो लग के चले, फिसल लेना, स्लिप ना हो। इसी तरह हमारे जो बैक्टीरिया है ये ग्रिप प्रोवाइड करता है इसे। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया इस टाइम मेरे हाथ पे बैठा है, तो कैसे बैठा है, फिमरी की हेल्प से बैठा है। फिमरी की हेल्प से उसने अपने फिमरी मेरे हाथ में गाड़ रखी है, जिसकी वजह से मैं कितना भी अपना हाथ ला रहा हूं पर वो मेरे हाथ से नहीं जा रहा है। तो ये क्या होगा, तो प्रोवाइड करता है ग्रिप टू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को
टू सेटल, यानी कि सेटल होने पे किस पे, रोक एंड होस्ट इम्यून सिस्टम। रोक मतलब किसी भी पत्थर वत्थर या किसी जगह पे, एंड होस्ट के इम्यून सिस्टम पे लगने से, ताकि वहां से हिले जुले ना, तो उसके लिए ग्रुप प्रोवाइड करता है हमारा कौन, फिब्री। एंड प्लाई हेल्प करता है कॉन्जुगेशन में, मतलब एक प्लाज्मिड को दूसरे बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में ट्रांसफर करने में। तो ये होता है हमारा किसके बारे में मैंने आपको बताया, हमें बैक्टीरिया के बारे में हमारा हो चुका है। तो अब अगर इसमें जितना मैंने पढ़ाया है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।